नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आपका पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल के बारे में एक संक्षिप्त विवरण आपको मैंने दिया था। हमने उसमें चर्चा की थी कि किस तरह से हमने उसको विभाजन किया है और कहाँ से हमको कुछ महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम बात करने वाले हैं उसके आगे वाले कालखंड, दैट इज़ ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल इसका नाम क्यों पड़ा? तो मानव ने सर्वप्रथम जिस धातु को उपयोग किया वो धातु थी क्या? तांबा। तो कभी कभी एक सामान्य सा प्रश्न बनता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया, तो वो धातु कौन सी थी? तांबा। कौन सी धातु थी वो? तांबा। तो आप लोग याद रखेंगे कि तांबा वो धातु है जिसका सर्वप्रथम उपयोग इंसानों ने करना आरंभ किया। तांबा मिल गया इन लोगों को। तांबा के साथ साथ पत्थर का उपयोग कर ही रहे थे, तो अब इन दोनों ने तांबे और पत्थर का उपयोग करना चालू कर दिया। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल। तांबा प्लस पत्थर दोनों को मिला करके अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो क्या कहलाता है? ताम्रपाषाण। तो ताम्रपाषाण काल, एक चीज़ और समझिए, तांबा तो ठीक है, ताम्रपाषाण काल जो है वो प्रागैतिहासिक काल का कालखंड है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल आपने इंट्रोडक्शन के वीडियो में देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था कि जिसका हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य तो होते हैं पर लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं होते। तो ये भी किस काल का है? तो ये प्रागैतिहासिक काल का ही एक कालखंड है। हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेहरगढ़ से हमको कई सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसलिए मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी कहा जाता था। तो मेहरगढ़ में जब लोग रह रहे थे तो मेहरगढ़ से लोगों ने टहलना चालू किया। ठीक है, अब ये मत सोच लीजिएगा कि सर टहल के यहीं आए थे क्या, तो टहल के कहीं भी जा सकते थे, पर जो हमको साक्ष्य देखने को मिलते हैं भारत में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेहरगढ़ से लोग निकल के आए और इन स्थानों पर वो लोग पहुँचे। ठीक है, तो जो ताम्रपाषाण काल की जो बस्तियां हैं उसको मूल रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। किस आधार पे? यहाँ से जो लोग गए और जहाँ पे हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं उन साक्ष्यों के आधार पर हमने ताम्रपाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से भाग हैं? तो पहला भाग है बनास संस्कृति, दूसरा भाग है मालवा संस्कृति और तीसरा भाग है आपका जोरबे या जारवे संस्कृति। ठीक है, 3 भागों में हमने इसको विभाजित किया है पूरे ताम्रपाषाण काल को। ये मत सोचिएगा कि सर इतने सारे नाम लिखे हैं तो क्या है, ये सब नाम स्थानों के नाम हैं। संस्कृति आप अगर पूछा जाए तो कितनी संस्कृतियों में था, तो आपको बोलना है कि 3 कौन कौन सी थी? बनास, मालवा और जोरबे। ठीक, अब बनास संस्कृति से क्या मिलता है, मालवा से क्या मिलता है, जोरबे से क्या मिलता है, इसके बारे में हम क्रमशः चर्चा करेंगे। बनास संस्कृति जो है वो मूल रूप से कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में मूल रूप से पाई जाती है कौन सी संस्कृति? बनास। बनास के अंतर्गत ही हमको मिलती अहाड़, अहाड़ भी बोलते हैं, आहार भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। अहाड़ संस्कृति, गिलुंद संस्कृति, या स्थल जो होते हैं, संस्कृति नहीं कहेंगे। तो अहाड़ और गिलुंद 2 स्थल हमको प्राप्त होते हैं जो बनास के अंतर्गत आते हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो अहाड़ को ताम्रवती कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? ताम्रवती। क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ से हमको सर्वाधिक तांबे के स्थल या तांबे की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, बनास संस्कृति में अहाड़ को क्या कहा गया है? ताम्रवती। तो अगर कभी प्रश्न आए तो आप ये उत्तर लगाएंगे कि किसको, प्रश्न क्या होगा कि किसको ताम्रवती की संज्ञा दी गई है, तो वो कौन है? अहाड़। अहाड़ भी बोलते हैं इसको, आहार भी बोलते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आहार संस्कृति से हमको कपड़ों के रंगाई का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, आपको कपड़ों का याद होगा, हमने मेहरगढ़ के बारे में चर्चा की थी नवपाषाण काल में, जिसमें मैंने बताया था आपको कि मेहरगढ़ से कपास का उत्पादन होने लगा है। उसमें मैंने ये भी कहा था कि अभी ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, पर ताम्रपाषाण आते आते कपड़ों की रंगाई के साक्ष्य प्राप्त होने लगे। इसका मतलब हम कपड़ा बनाने लग गए थे। गिलुंद से हमको किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं? घर के। ठीक है, समझिएगा, किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं? घर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो बनास संस्कृति से क्या क्या मिला आपको? एक मिली ताम्रवती, इसको कहा जाता है, कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए, रंगाई के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो कपड़ों के भी प्राप्त हुए होंगे। ठीक है, और घर के साक्ष्य भी हमको प्राप्त होते हैं। अब आते हैं हम किस में? मालवा की तरफ। तो मालवा संस्कृति में ये 3 आते हैं, एरण, कायथा, नवदा टोली। ठीक है, ये तीनों आते हैं। ये तीनों के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो एरण का कुछ ऐसा कोई साक्ष्य हमको बहुत स्पष्ट रूप से नहीं मिले हैं। एरण से हमको, अगर आप एरण का नाम सुना होगा तो कभी सुना होगा कि एरण का एक अभिलेख प्राप्त होता है, सागर के पास पड़ता है एरण। तो एरण से एक अभिलेख प्राप्त होता है जो 510 ईसा का है, जिसमें पहली बार सती प्रथा की चर्चा की जाती है। कायथा के बारे में, कायथा कहाँ पड़ता है? उज्जैन में। कहाँ पड़ता है? उज्जैन। मालवा समझते हैं आप सब लोग? मालवा क्षेत्र मतलब आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश।
ठीक है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कायथा कहाँ पड़ता है? उज्जैन। तो कभी प्रश्न आए कि कायथा किस जगह पे है, तो उज्जैन में, वर्तमान उज्जैन में कायथा संस्कृति का अवशेष मिलते हैं। नवदा टोली, नवदा टोली एक महत्वपूर्ण स्थल है। नवदा टोली से हमको नवदा टोली जो है वो नर्मदा नदी के तट पर पाया जाता है। अभी मेरा फ़ोन बज गया तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए, नवदा टोली जो स्थल है वो नर्मदा नदी के तट पर पाया जाने वाला एक स्थल है। वहाँ से हमको अनाज के ढेर प्राप्त हुए। अब ध्यान से देखते जाइए कि किस तरीके से हम इतिहास में आगे बढ़ रहे हैं और उसी तरीके से संबंध कैसे बन रहा है। मेहरगढ़ से हमको कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। हमने कल पढ़ा था कि गेहूँ मिला था हमको। अब हम नवदा टोली पे आते हैं तो हमको यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाता है? अनाज के ढेर। तो अनाज के ढेर प्राप्त होना, इसका मतलब कि अब हम खेती स्पष्ट रूप से करने लगे। आज भी मालवा में देखिए आप तो मतलब गेहूँ हो तो इतना उत्पादन करते हैं कि बेहिसाब। तो नवदा टोली किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर। और अनाज के ढेर कहाँ मिलते हैं? नवदा टोली से। मालवा से एक और फैक्ट मिलता है जो हम आपको बताना चाहूँगा मैं। बृषभ पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके? बृषभ पूजा। बृषभ समझते हो? बैल पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न बनता है कि सर बैल है तो गाय भी थी क्या? तो एक सामान्य सी बात है कि अगर गाय होगी तभी बैल होगा, बैल बस अकेले नहीं हो सकता। तो गाय भी है पर साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, प्रश्न आपसे बनेगा कि किस संस्कृति से वृषभ पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वो मालवा संस्कृति से, ठीक है। फिर हम चलते हैं किसमें? अच्छा, मालवा कहाँ हो गई आपकी? मध्य प्रदेश में। मालवा संस्कृति कहाँ आ गई आपकी? मध्य प्रदेश में। बनास कहाँ आ गई? राजस्थान में। अब तीसरा स्थल जो हमको मिलता है जोरबे। जोरबे मूल रूप से कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है इसके स्थल? महाराष्ट्र। तो कभी कभी एक प्रश्न बनता है कि ताम्रपाषाण काल के जो हमको स्थल मिले हैं वो किन किन राज्यों से मिले हैं। तो एक राज्य हो गया राजस्थान, एक हो गया मध्य प्रदेश, एक हो गया महाराष्ट्र। ये जो कोल्डी हवा, नरहम, चिरांद, ये बिहार यूपी में पड़ते हैं, तो यूपी भी माना जाता है। पर मूल रूप से इनमें अगर आपसे पूछा जाए तो 3 ही क्षेत्र हैं, 3 ही राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें महाराष्ट्र की जोरबे संस्कृति की, तो जोरबे में हमको 3-4 स्थल मिले हैं जो आपके महत्वपूर्ण हैं। एक ये हो गए, एक ये हो गए। इसमें आप नेवासा के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। नेवासा से मैंने आपको कहा था कि ये ड्राफ्ट स्थल है। यहाँ पे खूब सारे पाषाण कालिक स्थल मिलते हैं, वस्तुएं मिलती हैं। दायमाबाद एक सबसे बड़ी बस्ती थी। दायमाबाद जोरबे संस्कृति की सबसे बड़ी बस्ती थी। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, महाराष्ट्र में जितना भी उत्खनन हुआ है पुरातात्विक विभाग द्वारा, उसमें सर्वाधिक उत्खनन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। तो ये भी आपको याद रखना है कि सर्वाधिक उत्खनन कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में। मतलब सारी खोजें कहाँ चल रही हैं? महाराष्ट्र में। तो वहाँ जोरबे संस्कृति का एक स्थल है दायमाबाद। दायमाबाद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बस्ती पाई गई है, ठीक है। सबसे बड़ी बस्ती के साथ साथ यहाँ पर तांबे का रथ पाया गया है। तांबे का रथ पाया जाना मतलब समझते हो? तांबा यूज कर रहे हैं हम, तो तांबे का रथ मिल रहा है। और तांबे का रथ मिलना मतलब हम लोग अब रथ वथ चला के दौड़ने फिरने लगे होंगे। मतलब अब हम रथ का उपयोग करने लगे होंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, आवागमन के लिए, ठीक। यहाँ इनाम गांव में किलाबंद बस्ती मिलती है। कैसी बस्ती मिलती है? किलाबंद। किलाबंद का यूँ समझिए कि जैसे आजकल होता है ना, एक राष्ट्रपति भवन होता है, एक प्रधानमंत्री भवन होता है, तो ये बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े लोग हुए। उसके बाद फिर छोटे लोगों के घर होते हैं। तो इसको कभी कभी प्रश्न बनता है कि इनाम गांव में और क्या मिला? तो किलाबंद का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वर्ग विभाजन था। श्रमिक वर्ग होगा, वणिक वर्ग होगा, आधिकारिक वर्ग होगा, इन सब का वर्ग विभाजन था और उसके आधार पर बस्ती बनी हुई थी। ये जितनी चीज़ें हम आज पढ़ रहे हैं इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो हम पढ़ने वाले हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता, आज पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको इतिहास को समझने में सहायता करेंगी। तो यहाँ पे इनाम गांव में हमको किलाबंद बस्ती मिलने लगी, प्लस यहाँ पे वर्ग विभाजन के भी अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है, वर्ग विभाजन के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। ये चारों तरफ खाई से घिरी हुई बस्ती थी। खाई से घिरे होने का मतलब समझ रहे हैं, सुरक्षित थी बस्ती। अब कुछ सामान्य से फैक्ट जो शायद मुझसे मिस हो गए हैं, जैसे मालवा जो है, मालवा से हमको सबसे अच्छे मृदभांड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मृदभांड। मृदभांड समझते हो? मटका, मिट्टी से बने हुए बर्तन। तो मालवा संस्कृति से हमको क्या प्राप्त होता है? एक तो वृषभ पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, दूसरा मृदभांड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? मृदभांड। तो अब आपको इस पूरे ताम्रपाषाण काल में याद क्या क्या रखना है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है, कि ताम्रपाषाण काल को कितनी संस्कृतियों में बांटा गया है? तो 3।
कौन? बनास, मालवा और जोरवे संस्कृति। महत्वपूर्ण क्या है? आहार से हमको क्या मिलता है? आहार को ताम्रपत्ती कहा गया है, एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ से कपड़ों की रंगाई प्राप्त होती है। गिलुंद से हमको क्या प्राप्त होता है? घर के साक्ष्य। इनाम गांव से हमको क्या मिलता है? वर्ग विभाजन, या यूँ कह लीजिए कि किलाबंद बस्ती प्राप्त होती है। कायथा को हड़प्पा का समकालीन माना जाता है। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, दायमाबाद से हमको कांसे का रथ भी मिला है। किसका रथ मिला है? कांसे का रथ। कांसे का रथ मिलना समझिएगा, इसके तांबे के बाद हम कांस्य युगीन सभ्यता में जाएंगे, जो हड़प्पा सभ्यता ही कहलाती है। तो दायमाबाद से हमको कांसे का रथ भी प्राप्त होता है। कायथा कहाँ पे है? उज्जैन में है, हड़प्पा के समकालीन है। नवदा टोली किस नदी के तट पर है? नर्मदा। प्रश्न यही बनेगा कि नवदा टोली किस नदी के तट पर स्थित थी? तो वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित थी। नर्मदा नदी है, पानी खूब सारा है हमारे पास। पानी होने की वजह से यहाँ पे खूब सारा अनाज का उत्पादन हो रहा है, तो अनाज के ढेर भी कहाँ मिलते हैं आपको? नवदा टोली में। दायमाबाद सबसे बड़ी बस्ती, तांबे का रथ मिलता है, कांसे का रथ मिलता है। दायमाबाद किस नदी के तट पर है? तो ये आपका गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है, तो प्रश्न कभी कभी बनता है कि दायमाबाद किस नदी के तट पर है, तो मैं इसको हटा के यहाँ लिख देता हूँ कि दायमाबाद जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के। तो प्रश्न बनता है कि भैया दायमाबाद किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी के तट पर है। ठीक है, ये सरस्वती नदी के तट पे पाया जाते हैं। वर्तमान में सरस्वती तो विलुप्त हो चुकी है, पहले वहाँ पे पाया जाता था। ठीक है, कोल्डी हवा आप पढ़ चुके हैं। कोल्डी हवा के बारे में आपने पढ़ा था कि यहाँ से हमको धान के साक्ष्य मिले थे, पढ़ा था, याद होगा, नवपाषाण काल में मैंने आपको बताया था। नरहम और चिरांद, अब ये इन स्थलों से कुछ विशेष हमको प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, और हुआ भी है तो कुछ हड्डी निर्मित कुछ मूर्तियाँ या छोटे छोटे अवशेष प्राप्त हुए हैं। अभी इतने सारे जो स्थल लिखे गए हैं, इन स्थलों की उपयोगिता क्या है, इसको समझिए। प्रश्न कभी कभी बनता है, सामान्य प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल ताम्रपाषाण कालीन स्थल नहीं है? तो नहीं है में आपको ये स्थल याद होने चाहिए, तो आप बता पाओगे कि कौन सा नहीं है। दूसरा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ताम्रपाषाण कालीन स्थल है? तो तब भी आपको इन स्थलों के नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन से स्थल हैं। एक बार मैं एक ब्रीफ रिवीजन कर देते हैं। अहाड़ बनास का भाग है, राजस्थान में मिलती है। गिलुंद बनास संस्कृति का भाग है, जो राजस्थान में प्राप्त होती है। एरण, कायथा और नवदा टोली, ये दोनों ही किसके भाग हैं? मालवा के भाग हैं, जो कि मध्य प्रदेश क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, कायथा को हड़प्पा का समकालीन कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि किस सभ्यता को, ताम्रपाषाण कालीन किस सभ्यता को हड़प्पा की समकालीन सभ्यता माना जाता है? तो वो आपकी कौन सी है? कायथा टोली, कायथा संस्कृति। नवदा टोली नर्मदा नदी के तट पर मिलती है, मालवा संस्कृति का एक भाग है। यहाँ पे अनाज के ढेर हमको प्राप्त होते हैं। ठीक, कोल्डी हवा, नरहम, चिरांद, ये यूपी में पड़ते हैं, यूपी बिहार में। ठीक है, इनको याद रखिए, इनसे कुछ विशेष अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। दायमाबाद सबसे बड़ी बस्ती है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ती है। यहाँ गोदावरी नदी के तट पे स्थित बस्ती थी। यहाँ से हमको तांबे का रथ प्राप्त होता है, कांसे का रथ प्राप्त होता है। नेवासा ड्राफ्ट स्थल है। ठीक है, कौन सा स्थल है? ड्राफ्ट स्थल। ठीक है, अच्छा, इसको एक चीज़ और कही जाती है, मैं भूल गया आपको बताना, इसको चालकोलिथिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालकोलिथिक। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना भाई, क्या है कि फ्लो में भूल जाता है आदमी कि क्या बताया क्या नहीं बताया। तो ताम्रपाषाण को दूसरा नाम क्या है? चालकोलिथिक एज भी कहलाता है, वो इंग्लिश में अगर कोई कहे तो ताम्रपाषाण चालकोलिथिक भी कहलाता है। ठीक है, नेवासा को हम क्या कहते हैं? ड्राफ्ट स्थल। इनाम गांव में हमको क्या मिलता है? वर्ग विभाजन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और खाई से घिरी हुई या किलाबंद बस्ती हमको प्राप्त होती है। इस तरीके से ताम्रपाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप सबके सामने हैं। आप सब इनको अपने अपने नोट्स बनाएं और उसमें लिखें और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। इतिहास थोड़ा बोरिंग है, समझ में आता है। प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको इतिहास जो है वो थोड़ा सा मज़ेदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें। जैसे भी होगा हम उसको करेंगे। ठीक, धन्यवाद।